आके यही सब पहले करा जाता है। महाराज को सेट करना, रजिस्टर मेंटेन करना। कैसे कम्युनिटी बात है, ये लोग ज़्यादा करते हैं, इन लोग को अलग बैठा लो, एक को आगे बैठा लो, एक को पीछे नहीं, दोनों को एक ही साथ बैठ वो ऐसे तड़ा पड़ी है, तुम कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, कह रही नहीं नहीं मैडम, वो कह रही कोई दिक्कत नहीं है, चलो जाओ पीछे बैठो, नहीं बैठ जाओ, शोर मत मचाना। क्या पढ़ रहे थे? परिवहन, परिवहन में क्या पढ़ा था? परिवहन, ट्रांसपोर्ट, जलमार्ग में क्या क्या वो बताए थे ना, बंदरगाह बताए थे, कुछ लिखवाया क्या था इसमें? क्या लिखवाया था? अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, कोलकाता में लिखवा दे, मुंबई का, वो तो मैंने लिखवा दिया, मैप में बता दिया था, इसके अलावा और कुछ लिखवाया? हाँ मैम, राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से NH1 और NH2 वाटर, NH2 सदिया से दूरबीन, और कुछ नहीं लिखवाया? कितने मुख हैं, कितने गौड़ हैं, और ये कुछ नहीं बताया है ना? 13 मुख बताया, ये पता है कि नहीं है ना? 13 मुख में 12 सरकारी है और एक प्राइवेट। 12 सरकारी कौन कौन से हैं आपके? जितने भी मेन भूमि पर थे वो क्या थे? मेन भूमि पर कौन कौन थे? कौन कौन से थे बताओ जरा। मैप बनाया हुआ है ना, तो देखो जरा। अच्छा मैं पूछूं, अपनी कॉपी बंद करो जरा। कांडला बंदरगाह गुजरात में, आगे क्वेश्चन तो पूरा सुनो गुजरात में। चलो, कांडला बंदरगाह निम्न में से कौन सा तट पर है? पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर? कामराज बंदरगाह कौन से राज्य में? पूर्वी तट बोलते हैं, पूर्वी तट पर राज्य कितने हैं तुमको पता ही होगा, कौन कौन से बताओ? पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं भारत के? पूरब तट कौन सा हुआ, पश्चिमी तट कौन सा हुआ? इधर बताओ, ये कौन सा? ये इस तट पर कौन कौन से राज्य हैं बताओ? हाँ, अरुणाचल प्रदेश तट पे कहाँ आ गया? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी कि तुम कह रही हो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है और वेस्ट, ये तो कह रही हो। तो यहाँ पर इस तट पे कौन कौन से पोर्ट थे? एन्नोर और तूतीकोरी, है ना? और कौन सा था तमिलनाडु में? आंध्र प्रदेश में उड़ीसा में, उड़ीसा में पारादीप, वेस्ट बंगाल में भी कौन से इतने बंदरगाह कहाँ पर है भारत के? पूर्वी तट पर। पश्चिमी तट पर कांडला और उसके बाद
है ना? ये थे, ये कौन से हो गए? पश्चिमी तट पर। कभी कभी पूछा जाता है निम्न में से कौन सा भारत का बंदरगाह पश्चिमी तट पर है या पूर्वी तट पर है? तो पूर्वी तट पे याद रखोगे और पश्चिमी तट पे याद रखोगे। उसके बाद राज्य, कांडला का दूसरा नाम क्या बताएगा? पंडित दीनदयाल पोर्ट। मुंबई हाई और न्यावा शेवरा का दूसरा नाम क्या बताएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहाँ? गांधीनगर। पंडित जवाहरलाल नेहरू धरत लिख दिया होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या जवाहर पोर्ट। कहाँ पर है आपका? जवाहर पोर्ट न्यावा महाराष्ट्र में। ठीक। तूतीकोरी तमिलनाडु में। एन्नोर, अभी मैंने दो नाम लिए, दो नहीं एक ही नाम लिया, कामराज, है ना? कामराज बंदरगाह। एन्नोर का दूसरा नाम है कामराज। तूतीकोरी का दूसरा नाम है पीओ चिदम्बरम। चलो अब एक एक की विशेषता लिखो। पहले लिखो कांडला बंदरगाह। कांडला की स्थिति यहाँ बनाई थी जबकि कच्छ की खाड़ी में है। ठीक है, ये कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। ये कौन सी है? खंबात की खाड़ी। बना हुआ है, बना क्या बना हुआ? हाँ वो तो मैंने बनाया है। तो अब मेरा तो बना हुआ नहीं था तो मैं बनाऊंगी ना। पहले लिखो कांडला बंदरगाह। ऐसे नहीं लिखवाएंगे, इसको काटो थोड़ा, पहले थोड़ी सी बात लिख लो, पहले थोड़ी बात लिखो। भारत में प्राय प्रमुख रूप से 13 बंदरगाह हैं। भारत में प्राय प्रमुख रूप से 13 बंदरगाह हैं। देख के जाओ, 13 बंदरगाह हैं, जिनका कंट्रोल केंद्र सरकार, जिन पर नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जिन पर नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इनमें से 12 पूर्णतया केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। इनमें से 12 पूर्णतया केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं, जबकि एक सहकारी में आता है। जबकि एक सहकारी में आता है। जबकि एक सहकारी में आता है, और जो सहकारी में आता है वो आपका है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, जिसको 2010 में प्रमुख पोर्ट ब्लेयर, जिसको 2010 में प्रमुख बंदरगाह में शामिल किया गया। जिसको 2010 में प्रमुख बंदरगाह में शामिल किया गया। पिछली क्लास में 3-4 डाउट छोड़ के गई थी, कौन कौन से थे? तलचर ओडिशा में है, मैं पश्चिम बंगाल बोली थी। ओडिशा कंफर्म ठीक कर लेना। कुचिकल जलप्रपात है ना, बरहा नदी पे है। कौन सी नदी बोली थी मैंने? बरोही। नाम में कंफ्यूज था, बरहा नदी। बरहा आपने नाम बताया कौन सा? तलचर उड़ीसा। तलचर उड़ीसा, मैं पश्चिम बंगाल बोल रही थी। बरहा नदी, कुचिकल। इसके बाद जनजाति पर आ जाओ। सांची बोला था, सांची था, मानसी था, लक्षद्वीप। हाँ लक्षद्वीप की बासी है,
और पंजाब की सांसी है। लक्षद्वीप की बासी, पंजाब की सांसी। जहां जनजाति लिखी हो वहां ठीक करो। लक्षद्वीप बासी, ये लिखना है। लक्षद्वीप क्या लिखी हो? बासी लिखी हो। पंजाब में लिखी हो सांसी। पंजाब की नहीं लिखी हो तो बढ़ा लो। पंजाब में सांसी। सांसी सांची नहीं, सांसी। पंजाब में। और मणिपुर की लिख दो। मणिपुर में तो एक मणि है और दूसरी कौन सी थी? मैं बता दूंगा, नाम से लिखो। मणिपुर में अब याद आएगा तो बता दूंगा। मणिपुर में एक तो आंध्र प्रदेश में बताई थी आपने बंजारा। आंध्र प्रदेश में बंजारा बताई थी। पंजाब राजस्थान में तो नहीं है। आंध्र प्रदेश की कंफर्म मेरा दिमाग से निकल जाता है वो लोग। ठीक है, मणिपुर की भूल गई। एक तो मणि है। अरे अभी विद्रोह चल रहा था ना मणिपुर में, 2 जातियों में है। पूकी, फूका तो है ही। फूका पंजाब में भी है, पूकी मणिपुर में है। चलो याद आएगा तो अपने टॉपिक पर आ जाओ। फिलहाल अपने टॉपिक पर वापस आ जाओ। और ये ना ऐसी जो लिस्ट बनाने वाली चीज़ें है ना, उनके लिए स्पेस पीछे छोड़ा करो। कुछ चीज़ें ऐड करनी हो तो कहाँ ऐड करोगे? लिख लिया? कितने हैं? तो पहला लिख लो कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह पहला लिखो। कांडला बंदरगाह लाइन चेंज करके बंदरगाह का नाम नाक डाल के फिर लिखो कांडला बंदरगाह। गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में अवस्थित, गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में अवस्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह है जिसको मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड में सम्मिलित किया गया है। फ्री ट्रेड जोन, मुक्त व्यापार क्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन में सम्मिलित किया गया है। फ्री ट्रेड जोन मुक्त व्यापार क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इसका दूसरा नाम याद रखोगे क्या है? पंडित दीनदयाल पोर्ट। कोट नहीं, पोर्ट। कोट बोला था तुमने। कहाँ कोट सुन लेते? कोट बोला मैंने। कोट तुमने कोट बोल ही नहीं सकती, मतलब कोट है ही नहीं। पोर्ट, हाँ तुमने कोट सुना होगा। कोट मतलब बंदरगाह होते हैं। मैंने थोड़ी ना लिखा तुमने, मैंने कोट बोला था। हवाई पोर्ट, दिल्ली पोर्ट, समझ गया। बंदर को कहते हैं पोर्ट का। पोर्ट भी नहीं लिखवाया था तो पोर्ट लिखवाया होगा। वाह, अरे वाह। मेरे पोर्ट का मतलब क्या होता है? एयरपोर्ट। बंदरगाह का मतलब हिंदी में बंदरगाह बोलूं, सी पोर्ट ना बोलूं। लिख लिया? इसके बाद लिखो। अब तुमने कभी एक क्वेश्चन नहीं पूछा मैम, ज्वारीय बंदरगाह नाम? हाँ भैया मैंने पूछा था। कब पूछा? मैंने पूछा था अभी जवाब बोल रही थी तब। मेरे कान बंद हो गए ना। ज्वारीय का मतलब ये होता है जब ज्वार भाटा आता है तो यहाँ पर जल स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, जब जल स्तर बढ़ जाता है तभी जहाजों का क्या हो पाता है? आवागमन हो पाता है। समझ गए? ज्वारीय बंदरगाह का मतलब जैसे ही ज्वार आएगा तो जल स्तर बढ़ जाएगा, और जल स्तर बढ़ने से जो यहाँ पर जहाज खड़े होंगे वो कहाँ पहुँच जाएंगे? तो ये लोग इंतजार करते होंगे जो। हाँ, ये इंतजार करते हैं। कई पोर्ट ऐसे हैं जो ज्वारीय हैं, और ऐसे ही आपका हल्दिया या कोलकाता पोर्ट, ये भी क्या है? ज्वारीय पोर्ट। याद रखोगे, इनकी विशेषता से पूछा जाता है इनमें से कौन सा ज्वारीय पोर्ट है, कौन सा नहीं। ये दोनों क्या है आपके? ज्वारीय पोर्ट है। कच्छ में कांडला ज्वारीय पोर्ट है और
हल्दिया या कोलकाता भी ज्वारीय पोर्ट में आता है। और इसका दूसरा नाम भी बताया डायमंड हार्बर, है ना। डायमंड हार्बर, कोलकाता या हल्दिया, किसी भी नाम से आएगा। ये कैसे हैं आपके ज्वारीय पोर्ट। ज्वारीय पोर्ट का मतलब समझ में आ गया। जब ज्वार भाटा आएगा यानी कि ज्वार आएगा तो जल का स्तर बढ़ेगा और नौकायान कह लो या जहाज आवागमन अच्छी तरह से हो जाएगा, सुगम्य रूप से होता है। अगला देखो मुंबई हाई। मुंबई हाई भारत का सबसे व्यस्ततम पोर्ट, भारत का सबसे व्यस्ततम पोर्ट, भारत का सबसे व्यस्ततम पोर्ट तथा प्राकृतिक पोर्ट है। व्यस्ततम तथा प्राकृतिक पोर्ट है। व्यस्ततम तथा प्राकृतिक पोर्ट। तुम प्राकृतिक भी नहीं पूछ हुए बना बनाया पहले से अपने आप ही तट की रेखाएं क्या होंगी इस तरह से। यहाँ पर जहाज आराम से आता है, समझ में आ गया। कंटेनर जो जहाज होते हैं आराम से आएंगे, यहाँ से क्या होगा सामान लग जाएगा। और कुछ तटों की रेखा कैसी होती है, ऐसी होती है। तो वहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, लोहे से पूरा रोका जाता है और पोर्ट बनाए जाते हैं रोकने के लिए। जैसे आपने बस स्टैंड पर गए होगे ना, तो रोडवेज पे क्या बना होता है, बना होता है ऐसे करके, है ना। तो एक एक बस यहाँ की लगती जाती है। ये क्या है, बस के लिए स्टॉप बनाए गए हैं। ऐसे क्या है, तुम यहाँ पर चढ़े सामान रख दिया, चढ़े सामान रख दिया। अगर बस के लिए ये चीज़ नहीं बनाई जाए तो जहाँ मन चाहेगा वहाँ बस खड़ी कर देंगे, तो एक जो अरेंजमेंट होता है वो बेकार हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या है, अक्सर प्राकृतिक रूप से तट की रेखा क्या है, कटी छटी है, तो वहाँ पर प्राकृतिक रूप से बंदरगाह निर्मित हो जाते हैं। ये चीज़ें नहीं बनानी पड़ती। जहाँ तट की रेखा कटी फिटी नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है, आयरन का पूरा चादर सा बना दिया जाता है बहुत दूर तक, और उसमें ही ये स्पेस दे दिया जाता है यहाँ पर ऐसे, ताकि क्या इनमें जितने भी आपके जहाज हैं वो आके खड़े हो जाए। और ये छोटे छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, पूरे जहाज को कवर करते हैं। यहीं से सामान मुख्य भूमि से आएगा, यहाँ पर सामान लगता चला जाएगा। ये प्राकृतिक हो गए, मानव निर्मित या ना कृत्रिम बंदरगाह। बंदरगाह की क्वालिटी में दो पूछी जाती है, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। पहला तो मैंने बता दिया, मुंबई बंदरगाह जो है क्या है, वो प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट माल होता है वो आपके ऑयल। मुंबई हाई से सबसे ज़्यादा तेल शोधन है, तेल निकाला जाता है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा आपका तेल एक्सपोर्ट होता है। और उत्तर भारत का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का काम करता है आपका कांडला बंदरगाह। अब बात करते हैं नावा सेवरा या जवाहरपुर। न्यावा सेवरा या जवाहरपुर, सेवरा जो भी हो, सेवा नहीं है बेटा, सेवरा, न्यावा सेवरा। और सीधे सीधे न्यावा सेवरा पूछा भी नहीं जाता, जवाहर पोर्ट पूछा जाता है इसका नाम। जवाहर पोर्ट कर लो, जवाहर पोर्ट। सेवा, देखो अपने आप सेवा लिखी, फिर कहेगी मुझसे कि मैडम आपने ही लिखा है। सेवा है, सेवा है, सेवरा, न्यावा सेवरा। अब सुनो, जहां पर आपका मुंबई हाई था कैसा था, प्राकृतिक बंदरगाह था। जवाहर बंदरगाह जो क्या है, आप प्राकृतिक यानी कृत्रिम रूप से बनाया गया है, और कृत्रिम रूप से बनाया गया भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और औद्योगिकरण यानी कि जो औद्योगिक दृष्टि से क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी लाती हैं, वो क्या है, सारी इसमें लाई हुई हैं। इसका निर्माण किया गया। मुंबई हाई बोला ना सबसे व्यस्तम है, इसका दबाव कम करने के लिए नए बंदरगाह जवाहर पोर्ट का निर्माण किया गया। इसमें लिखो जवाहर पोर्ट का निर्माण, जवाहर पोर्ट का निर्माण मुंबई हाई के दबाव को कम करने के लिए किया गया। हाँ, मुंबई हाई के दबाव को कम करने के लिए किया गया। जो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, जो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है किया गया, जो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है
तथा आधुनिकीकरण से सुसज्जित है। तथा आधुनिकीकरण से सुसज्जित है। तथा आधुनिकीकरण से सुसज्जित है। आधुनिकीकरण से सुसज्जित, सजा हुआ है। कब बना ये नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है और बना भी कब होगा मुझे खुद नहीं पता है, तुमको क्या पता, वो मैं गलत नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं सर्च कर लूंगी तो बता सकती हूँ। अब बताओ, मुंबई गाँव, मुंबई मुरमुर गाँव, सॉरी मुंबई गाँव, मुरमुर गाँव कहाँ पर है? गोवा में। गोवा के दो फेमस नदी महाराष्ट्र में नहीं है, गोवा में है। महाराष्ट्र में ये दो ही हैं, और एक मुरमुर गाँव और ये कर्नाटक, ये कोच्चि केरल। क्या है? मुरमुर गाँव ये गोवा में है। दो फेमस नदी थी, कौन सी? मांडवी और ज्वारी। मांडवी नदी पे कौन सा जलप्रपात था? मांडवी नदी पे जलप्रपात कौन सा था? ऑप्शन नहीं देंगे। मांडवी नदी पे कौन सा जलप्रपात? दूध सागर जलप्रपात। ठीक। और ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख पर क्या बना है आपका? मुरमुर गाँव फोर्ट। लिखो, मुरमुर गाँव फोर्ट गोवा राज्य में ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख पर बना हुआ है। ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख पर निर्मित ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख, आधा चा बनेगा ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख पर अवस्थित यह बंदरगाह लौह अयस्क, मतलब लोहा जो इस्पात संयंत्र होते हैं उनको, उसके साथ साथ जितने भी आपके फार्मेसी रासायनिक उर्वरकों के आयात, सॉरी निर्यात भेजा जाएगा, निर्यात के लिए प्रयोग में लाया जाता है। निर्यात के लिए प्रयोग में लाया जाता। अगला न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह, इसके बारे में कुछ नहीं ज़्यादा लिखना है, बस यही लिखो, कर्नाटक राज्य में अवस्थित न्यू मैंगलोर बंदरगाह। कर्नाटक राज्य में अवस्थित न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कर्नाटक। ये मैम जवाहर पोर्ट कहाँ है? जवाहर पोर्ट महाराष्ट्र मुंबई में है। आसपास ही बनाए हुए हैं, बस नाम चेंज कर दिया है। 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर ही जवाहर पोर्ट का निर्माण है, ज़्यादा दूर नहीं है, महाराष्ट्र मुंबई में है। अगला लिखो, कौन सा बोला? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि 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 या कोच्चि, कोच्चि में बदल, कोच्चि कोच्चि ना नहीं है, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में अवस्थित, केरल राज्य में अवस्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जहां पोत निर्माण का काम किया जाता है। कोच्चि शिपयार्ड सुने हो, मझगांव शिपयार्ड सुने हो। जब भी कोई क्या होगा, नौसेना में कोई भी शिपयार्ड आया जाता है तो बताया, उसमें बताया जाता है कहाँ से बनाया जाता है ना। एक मझगांव पोर्ट याद है, वो आपका गोवा में है, और कोच्चि शिपयार्ड केरल में। मैम एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और जहाँ पोत निर्माण का कार्य किया जाता है। पोत निर्माण, जहाज लिख लो, जहाज निर्माण का काम किया जाता है।
जहाज निर्माण का काम किया जाता है। तो जहाज निर्माण का काम किया तो जहाज़ों की मरम्मत भी यहीं की जाती होगी। अगला लिखो तूतीकोरी। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण में अवस्थित तमिलनाडु राज्य में दक्षिण में अवस्थित तूतीकोरी बंदरगाह एक नौकायान बंदरगाह है। एक नौकायान बंदरगाह है जो मत्स्य पालन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, मत्स्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, पालन नहीं लिखना, जो मत्स्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, जो मत्स्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। पकड़ने के लिए यही बताएंगे। हाँ, पकड़ने के लिए मत्स्य की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका दूसरा नाम क्या है? पीओ चिदम्बरम। इसका दूसरा नाम पीओ चिदम्बरम। एक शब्द आया है नौकायान वाला, है ना? पीओ चिदम्बरम। नौकायान का मतलब यहाँ समझो, ये तमिलनाडु का कौन सा है? तूतीकोरी पोर्ट है। यहाँ पर बड़े जहाज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। बड़े जहाज कहाँ पर रह जाते हैं? 5 से 6 किलोमीटर दूर ही खड़े हो जाते हैं। कोई भी हमें सामान क्या करना होता है, बड़े जहाजों में लादना होता है, तो वो छोटे छोटे नौकाओं में रख के कहाँ लाया जाता है? जहाज के पास लाया जाता है, वहाँ पर लाद के फिर से, और या कोई जहाज इस पोर्ट में क्या लेके आएगा? सामान लेके आएगा, तो 5 किलोमीटर पहले ही खड़ा हो जाएगा। उससे सामान उतार के कहाँ जाएंगे? नाव में रखेंगे, वो नाव पर लेके जाएंगे, सामान को तट पर लेके जाएंगे। इसका कारण ये है कि यहाँ का जो समुद्र गहरा ना होकर छिलछिला है। छिलछिला मतलब समुद्र का पानी बहुत कम गहरा है। तो जब कम गहरा है तो बड़े जहाज नहीं आ सकते, इसलिए तट से 5 से 6 किलोमीटर दूर ही रुक जाते हैं। अब छिलछिला पानी है तो छिलछिले पानी में मछलियाँ मिलेंगी, तो अधिक इसलिए बताया कि मत्स्य के लिए अधिक उपयोगी है। यहाँ पर अधिकतर यहाँ से जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होता है वो फिश का होता है, मछलियों का। क्लियर हो गया? अगली बात करते हैं एन्नोर बंदरगाह। जिसको कामराज बंदरगाह भी कहते हैं, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कामराज कामराज बंदरगाह स्लैश करके दूसरा नाम कामराज लिखो। भारत का प्रथम कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह। यहाँ पर सारी चीजें क्या होती हैं? कंप्यूटराइज्ड। भारत का प्रथम कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। यही विशेषता है इसकी, इसके अलावा और कोई विशेषता नहीं। ठीक है, अब लिखो चेन्नई बंदरगाह। भारत का चेन्नई बंदरगाह, ये भी कहाँ पर आके? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, जहां से भारत के समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है। पूछा जाता है ना कि समुद्र तल से इतना ऊंचा, समुद्र तल से इतना ऊंचा आती है ना, तो वो कहाँ से आती है? आपकी चेन्नई पोर्ट से ही नापी जाती है, जहां से भारत में समुद्र तल की ऊंचाई का माप की जाती है। पूछा जाता है निम्न में से कौन से पोर्ट से समुद्र तल की ऊंचाई नापी जाती है, तो आपका कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। और ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। अगला आ गया विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम
केरल की राजधानी। अरे आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम। केरल की क्या है? तिरुवनंतपुरम। आंध्र प्रदेश की में वो है अमरावती। आंध्र प्रदेश की ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। अच्छा हाँ विशाल। चयन नहीं हुई थी। अमरावती प्रस्तावित थी, अभी कंफर्म मोहर नहीं लगी। ठीक है। और हैदराबाद किसकी? तेलंगाना की। हाँ वो है चंडीगढ़ पंजाब की और हरियाणा की। हरियाणा पंजाब है। हरियाणा पंजाब चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, उत्तराखंड की भी 2 राजधानियां हैं। और हल्द्वानी हल्द्वानी किसकी? बताओ वो कौन सी है दूसरी? एक होती है सर्दियों की, एक होती है गर्मियों की। ऐसे आपकी शिमला किसकी है? हिमाचल की। सर्दियों और श्रीनगर और जम्मू 2 राजधानी है जम्मू कश्मीर की। श्रीनगर गर्मियों की है और जम्मू सर्दियों की है। उत्तराखंड की भी ऐसी है, 2 राजधानियां हैं। एक तो देहरादून है ही है और दूसरी साइड में से हल्द्वानी लग रहा है। एक बार कंफर्म कर लेना, उसमें भी ग्रीष्मकालीन राजधानी और शरदकालीन राजधानी ये बनती है। लिखो क्या लिखी हो इसके बारे में? विशाखापट्टनम भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। सबसे बड़ा के साथ साथ सबसे गहरा भी लिख लेना। सबसे बड़े के साथ साथ सबसे गहरा भी बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके बाद तीसरा पारादीप उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश। एपी तो आंध्र प्रदेश ही होता है। एपी आंध्र प्रदेश, एपी अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही होता है ना, दोनों ही होते हैं। आंध्र प्रदेश एपी आंध्र प्रदेश ही होता है। कभी भी गाड़ी के उसमें देखना एपी। अरुणाचल प्रदेश वालों ने बस अपना AR कर रखा है। समझ में आ गया? अरुणाचल प्रदेश में जो गाड़ियों का नंबर होता है ना उसमें AR दिया होगा। जैसे नेम प्लेट में यूपी होता है, MH महाराष्ट्र होता है, KL केरला होता है ना? ऐसे एपी आंध्र प्रदेश में होगा। जितनी साउथ की मूवी देखना सब एपी लिखे होगा, उसका सिंबल ही यही है। अरुणाचल प्रदेश को हम बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। और उनके तो कंफ्यूज ना हो इसलिए गाड़ी में उन्होंने क्या कर रखा है? AR कर रखा है। ऐसे बिहार की गाड़ी में देखोगे तो BH है ना, पंजाब में देखोगे तो PB है, HR है, झारखंड में देखोगे JK है, JH है, सॉरी कंफ्यूज ना हो। झारखंड को ऐसे तो लिखेंगे तो JK हो सकता है, पर JK आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है, इसलिए उसको JH कर रखा है। सेम वही बात है AP और नंबर। गाड़ी में जो नंबर नेम प्लेट होगी, नंबर प्लेट उसमें AR लिखे होते हैं। और AP में आंध्र प्रदेश में सब AP होता है, तुम बहुत कंफ्यूज रहती हो। AP मतलब आंध्र प्रदेश भी है और AP मतलब अरुणाचल प्रदेश भी है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए गाड़ी में क्या कर दिया है? अरुणाचल प्रदेश में अपने नेम प्लेट को AR कर रखा है। बिहार को BH और CH चंडीगढ़, DL दिल्ली, MP मध्य प्रदेश। तो यही इन्हीं शॉर्ट नाम से हम इन देश राज्यों को जानते हैं। मणिपुर का क्या होगा? मेघालय का ML, मेघालय का ML। मणिपुर का मुझे कंफर्म याद नहीं है। मिजोरम का तो MZ है, MP नहीं है, MD हो सकता है। मणिपुर का देख लेंगे, MD हो जिसका पता है उसका बता रहे हैं। चलो लिखो कहाँ से पहुंच गए। AP हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पारादीप। पारादीप में आ जाओ। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में अवस्थित। आप लोगों से ये चीज नहीं पूछी जाएगी कि निम्न में से ये बंदरगाह है कौन कौन से। अब देखो जो आपका पारादीप बंदरगाह है, छत्तीसगढ़, MP जितने भी क्या होते हैं इनसे खनन या खाद्यान्न निकलते हैं।
उससे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहाँ से होता है? एक्सपोर्ट होता है पारादीप से। ठीक है, अब जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश से सटा हुआ तेलंगाना है, तो तेलंगाना में जितने भी खनिज निकलेंगे एक्सपोर्ट करना होगा तो कौन सा लेंगे हम? विशाखापट्टनम, या फिर विशाखापट्टनम पास पड़ रहा है इससे ले लेंगे, चेन्नई या एन्नोर से भी ले सकते हैं। अब केरल का अपना खुद का ही है और छोटे मोटे बंदरगाह हैं, तो एक्सपोर्ट जिनके पास नहीं है, अब इसने बोला था कांडला है, अधिकतर उत्तर भारत का जितना भी एक्सपोर्ट होता है किससे हो रहा है? आपके कांडला से। और कांडला के बारे में बता भी दिया, जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं या जितने भी खाद्यान्न हैं सबका किससे हो रहा है एक्सपोर्ट? कांडला से। उत्तर भारत में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो कहाँ से हम लाते हैं? गुजरात के तट पर भेज दिया और यहाँ से पहुँच गया आपके दूसरे देश में, चाहे वो आपका परिवहन कौन सा भी इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा मतलब वो जरूरी नहीं है जल मार्ग ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा मार्ग? हवाई मार्ग हो सकता है। हवाई तो नहीं करते, हवाई महंगा पड़ता है, सबसे चीपेस्ट पड़ता है आपका जल मार्ग, उसके बाद बढ़ता है रेल और रोड, रेल और रोड। अब यूपी से कोई चीज़ यहाँ भेजनी हो तो आपको यूपी से कहाँ नदी कोई है? ऐसी कोई नदी है जो गुजरात में जा रही हो? पुल भी तो बड़े होते हैं ऊपर। क्या कह रहे हो? पुल भी तो होते हैं नदी में। तो पुल से निकलोगे कैसे? नाव से निकलोगे, रेल और रोड से ही तो निकलोगे। तो अधिकतर जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं रेल और रोड के द्वारा किया जाता है। अब पारादीप लिखिए, उसके बाद हल्दिया लिखो। पारादीप में कुछ लिखने के लिए है ही नहीं, लिखो क्या बस पारादीप कौन से राज्य में अवस्थित है? आपके उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। और जितना भी आपका छत्तीसगढ़ हो गया या झारखंड हो गया, उनसे जो खनिज पदार्थ आते हैं वो कहाँ से एक्सपोर्ट करे जाते हैं? आपके पारादीप से। उसके बाद लिखो हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह या हल्दिया पोर्ट पश्चिम बंगाल राज्य में एक ज्वारीय बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल राज्य में एक ज्वारीय बंदरगाह है, राज्य में एक ज्वारीय बंदरगाह है। एक ज्वारीय बंदरगाह है। ये जितने भी 12 बंदरगाह थे ये सारे मुख्य भूमि पे प्रमुख बंदरगाह थे और सारा केंद्र सरकार के अंडर में आता है ना। इस समय अगर हम बात करें जहाज रानी, ये वो कौन है? वो होगा मुंबई है मंत्री। जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री कौन है? अच्छा, परिवहन एवं जहाज रानी मंत्रालय किसके अंडर में आता है ये मंत्रालय? अरे वो है पीयूष गोयल नितिन गडकरी। सड़क परिवहन एवं राजरानी मंत्रालय, जहाज रानी मंत्रालय इन्हीं के अंडर में आता है। तो परिवहन का मतलब क्या होता है तुम्हारा ये बताओ? जितने भी परिवहन है और वो किस में आते हैं? जहाज रानी, ये जो ये पोर्ट पड़ रहे हैं ये सारे उन्हीं के अंडर में आते हैं। देखो सिसोदिया है, वो किस में आते हैं? उनके अंडर में कौन सा मंत्रालय? सिसोदिया नाम है ना? मनीष सिसोदिया नहीं नहीं, इन्हीं की पार्टी में सिसोदिया है। पार्टी में हो सकता है। उद्यान मंत्रालय उनके अंडर में आता है। उद्यान मंत्रालय मतलब जितने भी आपके वायुयान, वो भी कौन से वाले? जो डिफेंस होते हैं वो वाले नहीं, जो पब्लिक वाले होते हैं वो वाले। तो याद रख लेना कौन सा मंत्रालय किसके अंडर में आता है, कभी कभी आपके पेपर में जीएस का पूछ दिया जाता है। हो गया ये चीज। अब बात करते हैं सड़क परिवहन में। एक मिनट रह गया बोला उसके बाद फिर। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर लिख लो। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में अवस्थित पोर्ट ब्लेयर एक सहकारी बंदरगाह है। एक सहकारी बंदरगाह है, एक सहकारी बंदरगाह अब देख लो परिवहन में सड़क।
दो ही भागों में जाओ। ठीक। सड़क मार्ग, ये सड़क है। मैंने स्थल मार्ग नहीं बोला, मैंने सड़क बोला। कैसे कैसे यात्रा करते हो? मैं कार से करते हैं, अरे मेरे माँ, बस से भी करते हैं, कार से भी करते हैं, मोटरसाइकिल से भी करते हैं। पैदल भी करते हो? पैदल कहाँ जाते हो? हम कुर्म से टेस्ट से कॉलेज जाते हैं। पैदल पैदल कहाँ जाते हो? किसी के घर जाना होता है ना? यानी कि ऐसी सड़क जो आपके कॉलोनी में बनी हो, है ना? उसका आधिपत्य यानी कि उस पर कौन उसकी देखरेख कौन करता है? नगर पालिका। हाँ। और उसके बाद जो आपके शहर में चल रही हैं सड़कें, राज्य सरकार करती है। उसको कौन कर रहा है? जिला परिषद करते हैं ना? उसके बाद एक जिले से दूसरे जिले में जोड़ने वाली, वो कौन करेगा? राज्य सरकार। एक जिले को दूसरे जिले से, एक जिले से राजधानी को जोड़ने वाली, राज्य। अच्छा, और कोई सड़क भी होती है? और एक होती है ना, कौन सी होती है? नेशनल मार्ग, जैसे कि वाला अपना हाईवे नहीं है, नेशनल। ये हाईवे नेशनल हाईवे है, NH1, NH2, NH3। यही हम बात कर रहे हैं जो हमने सड़क मार्ग डिवाइड कर लिए हैं, मार्ग बांटे हैं। एक तो है राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे। और दूसरा है आपका राजमार्ग। और राजमार्ग के बाद आपका जिला मार्ग। जिला मार्ग। देखो, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH जो हम पढ़ते हैं, नेशनल हाईवे 1, 2, 3, 4, 7 जितने भी हैं, उनका जो अधिकार है, उनका बनाना, उनका देख रेख करना किसके अंदर आता है? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इसकी देख रेख करेगा आपका केंद्र सरकार। जो राजमार्ग होंगे, जैसे आपका गंगा एक्सप्रेस वे है ना, यमुना एक्सप्रेस वे, उसके साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जितने भी एक्सप्रेस वे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। इनकी देख रेख मरम्मत करना किसका काम होगा? एक्सप्रेस में पूछा जाएगा तो राज्य सरकार, हाईवे पूछा जाएगा तो केंद्र सरकार। उसके बाद जितनी भी आपके जिला में बनी होती है सड़क, वो किसके आती है? डीएम के अंडर, यानी कि PWD। सुने हो ना? PWD और CPWD। एक तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो केंद्र सरकार देख रही है। एक PWD विभाग जो आता है तो किसमें आ जाएगा? आपके राज्य में। यही PWD जो आपके जिला मार्ग में होंगे, एक इसमें R लिखो, BRO सुने हो? BRO क्या है बताओ? कहाँ रोड बनाती है? हाँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो जिला ये भी कौन करेगा? PWD करेगा। अब PWD कौन सा वाला करेगा? राज्य वाला करेगा। पर इसका जो देख रेख होगा वो कौन सा करेगा? प्रत्येक जिला, है ना? जिले के अंदर एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली, यानी कि मेरे जिला बन रहा है, जहाँ तक मेरा जिला आ रहा है वहाँ पर रोड की मरम्मत कौन करेगा? जिला परिषद। और उसके अंदर शहर के अंदर जो सड़कें बन रही होती हैं उसका नगर पालिका। इन्हीं के अंदर आता है ग्राम सड़क, उसका कौन करेगा? आपके ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत के अंतर्गत वो चीजें आ जाती हैं। तो आपके राज्य में आपके जिला वाला आ गया, जिला के बाद आ गया नगर का हो गया, नगर के बाद आपका ग्राम के हो गए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने योजना चलाई ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जिला सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सारी योजनाएं चली गई हैं। किसके विकास के लिए चली गई हैं? कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी क्यों आवश्यक है कनेक्टिविटी? देखो, गवर्नमेंट का सीधे सीधे उद्देश्य होता है व्यापार के लिए, ठीक है? कनेक्टिविटी इतनी अच्छी कर दी जाए कि ट्रेड क्या हो जाए, बहुत इजी तरह से आप ट्रेड कर सको। आपके काम की बस ये चीज़ है, जितनी भी नेशनल हाईवे क्यों आ रहा है उसके अंदर केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। और नेशनल हाईवे 1 NH सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है?
NH7 सबसे बड़ा है, जम्मू कश्मीर से ठीक है, कन्याकुमारी तक। जो कहाँ से चलता है आपका? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने देखा था आज ही। बनारस से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। बाद में उसको लिंक कर देते हैं। अगला NH44, NH44 कहाँ से चल रहा है? NH44 और NH16 ये अपना वाला कौन सा है? सात। मैंने देखा नहीं है, NH7 नहीं होगा, देखना तुम कौन सा लिखा है। NH44 बताओ और NH16 बताओ। ये तो सबसे बड़ा है। NH44 सबसे बड़ा है। हाँ जी नहीं, NH7 है। NH44 जो कहाँ से आ रहा है, किसको जोड़ रहा है? अरुणाचल प्रदेश से आके गुजरात तक आ रहा है, NH44, ठीक है। और एक है आपका NH7 जो वाराणसी से स्टार्ट हो रहा है आपका कन्याकुमारी तक जा रहा है। ये पूछा जाता है NH44 और NH7 कहाँ करते हैं आपके? झांसी में। और ये बताया था स्वर्ण चतुर्भुज जिसमें NH16 भी आता है। ये आपस में एक कनेक्टिविटी है, यानी कि NH16 जोड़ा तो पूछा जाता है NH16 कहाँ से कहाँ तक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बताई थी, कहाँ जोड़ रही थी? कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से आपका ये क्या था यहाँ पर चेन्नई, और चेन्नई से फिर कोलकाता। तो ऐसे पूरा क्या बना था? स्वर्ण चतुर्भुज ये बना था। इसी में आपका NH16 आ जाता है, फिर यही आगे कन्वर्ट हो जाते हैं NH44, ये मिलते जाते हैं। इसी को कहते हैं। हाँ, NH16 मुझे लग रहा है ये वाला है NH16। कहाँ से आपका? जो मुंबई को, वो चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। कंफर्म कर लेना NH16 कहाँ का है, और NH44 ये वाला पड़ता है। तो NH44 आधा ये हो गया। इसी में आपका ग्रांड ट्रंक रोड GT है ना, GT रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। कहाँ से था? उसने पूरा पश्चिम बंगाल से लेके दिल्ली तक जोड़ा था, और फिर वो आगरा आके कनेक्ट करा था। ये जो रोड है ना आपस में थोड़ी थोड़ी दूर पर जाने जाती है, इन्हीं को एक रोड को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। अब जितने भी आपके हाईवेज होते हैं वो किस में आएंगे? केंद्र राज्य सरकार के अंडर में। सबसे ज्यादा हाईवे वाला राज्य आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसमें 13 हाईवे हैं। 13 हाईवे का मतलब समझ रहे हो? 6 कार्यशील यानी कि चल रहे हैं और 7 बनने की कगार। तो सबसे ज्यादा हाईवे रखने वाला राज्य कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश। 13 संचालित पूछा जाएगा कितने कार्यरत हैं? 6, और बन कितने रहे? 7। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य में है? यूपी में, है ना। और सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई महाराष्ट्र राज्य में। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। और ये टाइप के क्वेश्चन बहुत पहले बनते थे, अब तो मैं देख ही रही हूँ 10-12 साल में ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। पूछे जाते हैं, नहीं पूछे गए हैं, मैंने कहा। अब पूछने का तो मैं क्या, तुम मेरी बात ही नहीं समझे। अब बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाए ये मैं नहीं कह सकती ना। मैंने क्या कहा? कभी भी क्वेश्चन अपने आप से कोई फॉर्म नहीं करता, लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब उसमें से भी क्या होगा उस नहीं पता है, हो सकता है 95, 96, 97 के क्वेश्चन उठा ले। अगर आप इधर उठा के देखोगे 10 साल के, तो ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अगर इन्हीं 10 सालों में बनेगा तो नहीं पूछा जाएगा, और पूछ लेंगे तो। अब पूछा भी तब जाता है जब भी कोई चेंज होता है। आपका GT रोड बहुत पूछा जाता है क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड है ना। GT रोड कहाँ से कहाँ तक है, किसने बनवाई है, और जो करंट में रहेगा वो यहाँ से पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? एक्सप्रेस वे कौन सा है? डाउट है। अच्छा, गंगा एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? जब कोई एक्सप्रेस वे बनेगा तभी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा तुम मुझसे कह रहे थे, उसी बात पे मैं आई हूँ। कोई करंट में आएगा तब क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा रूट से। क्लियर हो गया? अगर किसी राज्य में या किसी, जैसे सदिया दुर्बी भूपेंद्र हजारी वो बना था ना पुल, तब पूछा गया था। अभी आपका बना है सुदर्शन पुल, बना है ना, कहाँ बना है बताओ? सुदर्शन ब्रिज, उसी पर आ गई मैं, परिवहन वाले पर। कहाँ बनाया गया है पूछा जाएगा पेपर में। गुजरात राज्य में, वो गुजरात की मुख्य भूमि को द्वारका से जोड़ता है। ये चीज़ें हैं। तुम कह रहे ना नहीं मैडम आ जाते हैं, तो ये NH नहीं पूछा जाएगा तुमसे। अब इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन से ब्रिज का निर्माण कहाँ हुआ है और किस किस को लिंक कर रहा है। ये टॉपिक समझ में आ गया पूरा?
अब आपका होमवर्क है, जितने भी NH है लिस्ट नोट डाउन कर लिख लें। लें सबसे बड़ा NH NH7, सबसे छोटा NH NH47A है, जो विलिंगटन को कोचीन से जोड़ता है। और विलिंगटन क्या है? मात्र 6 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। अब पहले सबसे पहला होता था भारत का मतलब सबसे बड़ा पुल कौन सा है? अब कोई पुराने पेपर ही पढ़ लेगा, महात्मा गांधी सेतु बिहार में है, ठीक है, उसको बीट करके कौन सा आ गया आपका? गुजरात में है। भूपेंद्र हजारिया आ गया। अब उसको भी बीट करके मुंबई में आ गया। 44 पे कोई नहीं है, 44 क्या है? 44 NH है। आप बताओगे NH 44 पे कौन कौन से शहर बसते? इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैम 6 शहर निकलते हैं, 6 शहर नहीं 13 निकलते हैं। क्या यूपी के कौन कौन से शहर निकलते हैं? ये भी कानपुर निकलता है क्या? राज्य जाते हैं, है ना। अयोध्या निकलता है, जो NH4 है आपका, अयोध्या से होते हुए जाता है NH44। तो ये आपके क्या हो गया होमवर्क। जितने भी NH है वो आपको लिस्ट आउट करके लाना है। और भारत का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है? भूपेंद्र हजारिया अब नहीं रहा है, पहले था। अब कौन सा है? अब बताओ कि कौन सा है? मुंबई में बनाया गया है अभी, समुद्र ब्रिज है वो, तो है ना, समुद्र के ऊपर बनाया गया है ब्रिज। क्लियर? अब हम बात करेंगे, आपका नया टॉपिक है एनर्जी। क्या? नहीं मैम, हम ये बोलते हैं इसको हाईवे बोलते हैं, इसमें आता है वो जो बोर्ड पर होता है ना, वहाँ पर लिखा हुआ NH। ये मैंने देखा नहीं है तुम्हारे ये बोर्ड, तुम पढ़ लेना NH कौन सा आ रहा है। बोर्ड पढ़ते हुए जाना है NH कौन सा है। क्या चेन्नई से? लंका में कितनी दूर है बॉर्डर पे? श्रीलंका कितनी दूर है बॉर्डर से? श्रीलंका 25 किलोमीटर। वहाँ बदल लेते वहाँ बदल लेते तो क्या नया चैप्टर है एनर्जी, ऊर्जा। क्या है ये ऊर्जा? बढ़िया बताओ। घंटा ऊर्जा क्या एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा बल बल होती है। नहीं, किसी चीज को लगाते हैं तो ऊर्जा लगती है ना, तो उसमें ओ बल माय कन्वर्ट गॉड। करते हैं। किसी चीज को अगर हम फोर्सफुली लगाते हैं तो बल लगता है, बल लगाने में ऊर्जा नहीं होती है। ऊर्जा यानी कि शक्ति, है ना। ऊर्जा के बल अलग होगा, शक्ति अलग होगी। ऐसा नहीं, मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझे फिजिक्स भी आती है। आपकी है आपको, क्या बात कर रहे तो हो? आप नहीं पूछेंगे। तुम खा रहे हो, खा के चल रहे हो, ये क्या है? एनर्जी है ना। इसमें बल तो नहीं लगा, और बल क्या लगेगा? कुछ किसी काम को करने में, किसी चीज को उठाना, जैसे इसको उठाने में जो शक्ति लगाई तुमने, है ना, उसको कहेंगे बल। इसको उठाया, कुछ लगा, अभी केवल हम नहीं लगा, उतना कुछ लगा लेते हैं। कुछ लगा, नहीं। कुछ लगा का मतलब इतना नहीं लगा कि हाँ चल गई, ठीक। इसको उठाऊंगी तो थोड़ा सा बल ज्यादा लगेगा ना। आगे बात समझ में? तो ये किसी चीज को उठाना, वो क्या कहता है? बल। और शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति का मेजर कौन करता है? किससे मापी जाती है शक्ति? हर्ट्ज तो होता है ना, हर्ट्ज होता है। अरे ये तो मुझे ही पता है, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो जारी तो होता है, नीचे क्या होता है? ये होता है हर्ट्ज, ये तो होता है। और हाउस पावर किसकी होती है? एक अश्व शक्ति किसकी किसकी है? और बाट किसकी होती है? प्रतिरोध की क्या होती है? ये भी क्वेश्चन आते हैं तुम लोगों के में? आते हैं मैम, आते हैं। और कौन से क्वेश्चन पूछोगे बताओ? विज्ञान का अब भी इतने इतने क्वेश्चन आते हैं तो मूड की क्या पता कौन से सेगमेंट से तुम्हें कौन सा ज्यादा दे दे। पर हमेशा उससे ज्यादा पूछा जाएगा जो करंट में चल रहा है। तुम करंट से पूछ रहे थे ना, करंट से हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब एनर्जी की बात करें, एनर्जी में किस में आएगा? एनर्जी में जो अभी नया पॉलिसी गवर्नमेंट की चलती है उनसे आते हैं, पुराने से नहीं आएंगे। वो बात का आदम के ज़माने के होंगे,
स्वर्ण चतुर्भुज योजना, ये सब 44 NS1 NS2, सच में अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं, क्योंकि ये टाइप के तो रटते रटते लोगों ने इतने रट लिए हैं, उन्हें नींद में उठा के पूछोगे ना बता दें। तुम कह रहे जनसंख्या जनगणना 2011 से तक जनगणना नहीं हुई। अब जनगणना के क्वेश्चन लोगों ने रट लिए होंगे, बिल्कुल रट लिए होंगे। वो पर भी आप जो एग्जामिनर होगा वो नए क्वेश्चन और कितना टाइम में होता है कि वो बनाए, पुरानी पेपर से उठाएगा ना, रटे हुए पैसे कितना करोगे, और नया नहीं मिलता है। कोई भी इतनी मेहनत नहीं करता है, इधर से उठाएगा थोड़ा, इधर से उठाएगा थोड़ा, इधर से उठाएगा और आपका क्वेश्चन बना देगा। जो मेन मेहनत करता है पेपर बनाने में वो यूपीएससी है। हर साल नए क्वेश्चन रहने हैं। क्वेश्चन रहने का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक चेंज हो जाता है, टॉपिक में से भी क्वेश्चन फॉर्म जो करेगा वो अलग तरीके से करता है। कौन देता है मैम? भैया आयोग बैठा है किस लिए है? यही काम करने के लिए बैठा है। करंट पर न्यूज रखिए, उसी से रिलेटेड आप बना लीजिए। चलो नया जो टॉपिक है आपका है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। क्या है ये ऊर्जा? शक्ति। किसी कार्य को ऊर्जा का मात्रा जूल होता है। किसी ने नहीं बताया ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। शक्ति का हाउस पावर है ना, जो आपकी ये चलती बिजली एक अश्व शक्ति में इतने, और कितना 786 है ना, होते हैं ना, मुझे कुछ याद है। तो जो पृथ्वी पे ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सूरज। सूर्य है ना। सूर्य से हमें क्या मिल रहा है? विटामिन डी। बॉडी में रहता है क्या? चलता रहता है। बताओ विटामिन डी तो जाते हैं सूर्य से मिलता है विटामिन डी? जी नहीं, विटामिन डी आता है वो बॉडी में क्या रहता है? संचित रहता है, पर जब सूर्य के प्रकाश में आते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता है। हमारा विटामिन डी बॉडी में ही संचित रहता है और सूर्य के प्रकाश में आने पर वो एक्टिव हो जाता है। ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। अब ये बताओ इस कमरे में ऊर्जा का स्रोत क्या है? बल्ब जल रहे हैं। ये बल्ब है ना, ये बल्ब क्या है? एनर्जी है जो जल रही है। कौन सी वाली एनर्जी है? किससे उत्पादन हुआ है इसका? कोयले से जलती होती है। जल से हुआ है? हो सकता है बस। कोयले से भी हो सकता है। देखो जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिल रही है वो प्राकृतिक रूप से मिल रही है। ठीक है, जो मानव ने अपने उपयोग के लिए ऊर्जा का निर्माण किया है वो अप्राकृतिक रूप से किया है। ऐसी ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत है ना। ऊर्जा को हम उनके गुणों के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत, यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। परंपरागत में कौन सी है और गैर परंपरागत में कौन सी है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताओ। इस कपड़े को थोड़ा सा पानी पिला दो तो बहुत सारा साफ होगा। पानी दो लोग बताओ काम क्या है तुमको? ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा। दोबारा से आप फोटो में खींचेगा ना वो मेरा बोर्ड साफ करते हुए। बताओ रजनीश, परंपरागत ऊर्जा जो परंपरागत होते हैं मतलब दोबारा से यूज कर सकते हैं। अच्छा और गैर सुनने दो। हाँ बताओ। ठीक उन्हें दोबारा से यूज नहीं कर सकते। परंपरा चली आ रही है वर्षों से, इसको क्या कहेंगे? परंपरागत। जो परंपरा नहीं चली है वो कैसे हो गए? यानी कि हमने नई चीज इस्तेमाल करी। आपके घर में सुबह दाल चावल ये बनते हैं, ये परंपरा है। ये हमारे दादा दादी रहे और
जब हम रहे बचपन से हम देख रहे हैं दाल चावल बने। अब घर में कोई नई भाभी आ गई, उन्होंने कहा हम दाल चावल नहीं बनाएंगे, उन्होंने सुबह क्या बना दिया, मैगी और मैक्रोनी बना दी। अब आपकी वो परंपरा क्या हो गई, टूट गई। कौन सी आ गई, नई परंपरा। तो अब यहाँ दाल चावल जो है चले आ रहे थे वो परंपरागत, यानी कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, पुराने तरीके से कर रहे हैं। पहले भी वही कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा यानी कि उन साधनों को छोड़कर कोई नए साधन। पेट भरने के लिए दाल चावल ही आवश्यक नहीं है, मैक्रोनी और मैगी भी खा सकते हैं, है ना। जब आपको क्या होगा, बहुत शॉर्टली टाइम के लिए चीज चाहिए होगी, समझ में 2 मिनट में क्या बन जाती है। कहते हैं ना बेचने का तरीका है, छोटी छोटी भूख के लिए 2 मिनट की मैगी, फटाफट बच्चे स्कूल से आ रहे थे, भूख लग रही होगी, दाल चावल बनाने में टाइम बच जाएगा ना, मैगी बनाओ, तो वो 2 मिनट की मैगी। तो यहाँ पर क्या है, एक सिर्फ तरफ इसमें। अब जो हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हुआ करते थे, कोयला कैसी है, कोयला जिसको हम तापीय विद्युत बोलेंगे। इसके अलावा जल विद्युत कैसी है, इसकी एक डेफिनेशन और भी आएगी। जल विद्युत यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। नाभिकीय आ जाता है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, ये नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर हाइड्रो पावर प्लांट, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं ना, क्या है ये नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। इसके बाद सौर ऊर्जा कैसी है, सौर पवन ऊर्जा कैसी है, हम बोल रहे हैं तुमसे पूछ रहे हैं, अब तुम कहोगे हम उधर लिखवा देंगे। हाँ कौन सी, क्यों, हवा चल रही है तो हम पवन चक्की लगाते हैं तो होता हमारे द्वारा बना हुआ तो वो कह रहा है मतलब पहले ये उपयोग में नहीं थी हमारे यहाँ। पवन हो गई, सौर हो गई, भूतापीय ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरा है। ऐसी चीजें पुराने जमाने में जैसे बिजली उत्पादन हो रहा था, अधिकतर तुम देख रहे थे कोयले से हो रहा था कि नहीं। पहली बात हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, परंपरागत से हम गैर परंपरागत पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये परंपरागत साधन कभी ना कभी आके खत्म हो जाए। समझ में आ गया, कभी ना कभी आके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जो हमारे गैर परंपरागत साधन है वो खत्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखो, सोलर पे भी खत्म होने वाला है, सूर्य हमेशा है, पहले भी था, आज भी और भविष्य में भी रहेगा। और कोयला संचित रूप से पृथ्वी की गर्भ में पाया जाता है। जैसे आपके दादा ने कुछ प्रॉपर्टी रखी, स्टोर करके बहुत रखी, बीघा जमीन थी। अब पापा दादाजी खत्म हो गए, पिताजी ने कहा अरे हमारे पास तो इतनी जमीन है, हमारी पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। उनको लग गई अय्यासी, सारी जमीन खराब कर दी। अब ना वो खुद खा पाए ना पीढ़ियां खा पाए। ऐसी क्या है, कोयला स्टोरेज किया हुआ है, अंधाधुंध इसका क्या करोगे, दोहन करोगे तो आज है कल नहीं रहेगा, कल क्या करोगे आप। आगे बात समझ में, क्यों हम इसको बांट रहे हैं। परंपरागत यानी कि इसका दूसरा नाम बता देता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वाला जिसको हम पुनः
प्राप्त कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल वो वाला जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। कोयला एक बार खत्म हो गया तो नहीं। जल विद्युत को मैंने इसलिए कहा आपका जल विद्युत इधर भी आएगा, हाइड्रो पावर और सौर गैर परंपरागत में भी आ सकता है, क्योंकि अभी क्या है नदियां हम अभी फ्लो कर रही है, जब तक फ्लो कर रही है फ्लो करती रहेंगी, कभी रुकेगा नहीं। तो जल विद्युत को आप गैर परंपरागत में ले सकते हो, पर हम क्योंकि इसको हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, अभी हम जल विद्युत से भी तो ऊर्जा बना रहे हैं ना, एनर्जी मिल रही है, तो इसलिए हमने इसको किस में लिखा हुआ है, परंपरागत में। अगर हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात करेंगे तो ये हमारा रिन्यूएबल में आ जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि नदियां क्या है हमेशा फ्लो करती रहेंगी और उनसे हम विद्युत उत्पादन कर लेंगे। नाभिकीय ऊर्जा जिसमें क्या हो गया, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम क्या है, यूरेनियम 235 होता है और साथ में होता है प्लूटोनियम। प्लैटिनम नहीं होता, प्लैटिनम नहीं है, नाम भूलिए मत। फिलहाल यूरेनियम 235 और D2O सुने हो ना, D2O क्या होता है, 235 और यूरेनियम 238। इसका क्या होता है, यूरेनियम क्या है, प्रकृति में पाया गया एक ऐसा नाभिक है जो स्वतः ही क्या होता है, विखंडन होता रहता है। नाभ के विखंडन की जब क्रिया करवाते हैं तो उसमें D2O यानी कि भारी जल की क्षण डाली जाती है, जिससे क्या होगी उसकी क्रिया को कंट्रोल किया जा सके। तो जब इसका क्या होता है, विखंडन होता है, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसी से हम क्या बना लेते हैं, एनर्जी, यानी कि यही विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो जो विद्युत कोयले से उत्पादित हो रही है उसको तापीय ऊर्जा, जो जल से उत्पादन हो रही है उसको जलीय विद्युत, और जो नाभिक से हो रही है उसको न्यूक्लियर पावर। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हमारे जो परंपरागत तरीके से ऊर्जा बन रही है जो आपको मिलती है वो है तापीय ऊर्जा, और तापीय ऊर्जा में भी एक कोल से है और एक जो पेट्रोलियम वगैरह जला के एनर्जी मिलती है वो। ठीक है, जल वही जो हमारे झरने गिर रहे हैं, अभी कितने झरने बताए थे ना, जलप्रपात प्राकृतिक रूप से भी गिर रहे हैं और हमने आप प्राकृतिक रूप से डैम बना के भी गिराए हैं। उसका वो क्या था उद्देश्य हमारा, जल विद्युत बनाना। जो हमारा तापीय विद्युत है उसको कौन कर रहा है, एचपीसीएल। एचपीसीएल का मतलब क्या हो गया, और एचपीसीएल और एनपीसीएल क्या है, ये सुने हो, उसमें लिखे हुआ आता है। फुल फॉर्म पूछ जाती है, हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। ऐसी विद्युत जो किससे बन रही है, हाइड्रोजन से, यानी कि जल से। हाइड्रो का मतलब जल, और यहीं पर आ जाएगा TPCL, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसका कौन कर रहा है, तापीय। यानी कि तो जब बिजली का बिल बन के आता है ना तो आपके में देखा SPCL बना रहा है या HPCL, पता चल जाता है ना, TPCL बना रहा है या, और इसी के साथ आता है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसमें क्या बताया था, इससे ईंधन जो आपके क्या चल रहे हैं, CNG से क्या चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं। आगे बात समझ में, तो क्या है, पेट्रोलियम से जो ईंधन बना। इसके बाद IOL, इंडियन ऑयल लिमिटेड, ये सब चीजें क्या कर रही हैं, और एनर्जी को क्या करती हैं ये लोग, नियंत्रित कर रही हैं। यानी कि SPCL का काम विद्युत बनाना है, कौन देखेगा, TPCL का काम भी विद्युत बनाना है, और आपका है नाभिकीय। और जब नाभिकीय में आ जाएगा तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन NPCL। जब भी बिजली का बिल या आएगा तो उस पर देखना आपके यहाँ बिजली जो आ रही है वो किसके अंडर में आ रही है, उसी से फिर बिजली उत्पादन हो रही है। क्लियर हो गई चीज। अब परंपरागत गैर परंपरागत का मतलब समझ में आ गया। अभी जो हम बिजली अधिकतर उपयोग कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, परंपरागत यूज, परंपरागत इस्तेमाल कर रहे हैं। पर ये परंपरागत चीजें क्या है, कहीं ना कहीं वातावरण के लिए क्या कर रही है, दूषित कर रही है। और ये
वातावरण के साथ साथ आपके मानव के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद नहीं है। उसके साथ आज ये चीजें हैं, आगे ये चीज नहीं होगी तो फिर कैसे करोगे? इसलिए हम शिफ्ट करेंगे किस पर? गैर परंपरागत, यानी कि आपकी रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो कभी भी खत्म नहीं होगी, जो पहले भी थी पर हम उसको यूज करना नहीं जानते थे, पर टेक्नोलॉजी आ गई, हम उसको यूज करना जानते हैं। सूर्य का प्रकाश कैसे है? अनंत है। जब तक सूर्य है जब तक आपको प्रकाश मिलेगा। उसमें ऐसा तो नहीं है कि सूर्य एक दिन में आपको 10 ग्राम या 1000 ग्राम दे रहा है, उसके बाद खत्म। आज सूर्य इधर, सूर्य का प्रकाश अभी है पूरब में, पश्चिम में नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है कि पश्चिम में होगा नहीं। 12 घंटे बाद सूर्य का प्रकाश कहाँ मिलेगा? पश्चिम में। तो सारे पूरब हो या पश्चिम में सारे देशों को मिल रहा है। और ये भी नहीं है कि इसको कम इसको ज्यादा मिल रहा हो, सबको मिल ही रहा है ना। जैसे जैसे जिस देश की स्थिति है वैसे वैसे उसको प्रकाश मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा, जो आपका सूर्य का प्रकाश है वो आज कल और सबको एक जैसा मिल रहा है। इससे हम क्या बना सकते हैं? एनर्जी बना सकते हैं। इसलिए अब आप देखते हो गवर्नमेंट इसको क्या देती है? प्रमोट करने के लिए दे रही है। क्या दे रही है? सोलर पैनल हर जगह बांट रही है। तो सोलर पैनल में क्या लगा होता है जो उससे बिजली बन जाती है? पता नहीं। फोटोवोल्टिक क्या होता है? फोटोवोल्टिक होता है, उसमें चिप लगी होती है सिलिका की। जैसे ही प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है, उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? गतिशील हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तो बिजली को क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती है ना जो बिजली बनती है आपकी, यांत्रिक होती है ना। यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और नीचे जो बैटरी लगा होता है उसको क्या कर देते हैं? चार्ज कर देते हैं। जब ये बैटरी चार्ज होता है तो चार्ज होता है, इस बैटरी से फिर आपको क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका बल्ब ऐसे जलने लगता है। समझ में आ गया? इस सोलर पैनल में ऐसे ऐसे करके बने हुए होते हैं ना, और यहाँ पर देखते हो सिल्वर की वो लगी होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। तो आपकी पहली होगी सोलर, दूसरी होगी विंड। विंड कभी भी रुकने वाली नहीं है। बस इन जो क्षेत्र हैं, जो आपके सोलर हो या विंड हो, भूतापीय हो या ज्वारीय हो, इनके क्या है? लिमिटेड क्षेत्र है, संपूर्ण भारत में नहीं मिल पाता। ठीक, क्योंकि सौर ऊर्जा भारत में अधिक क्यों प्रमोट करा जा रहा है? सौर ऊर्जा को पहले मुझे ये बताओ, सौर ऊर्जा को क्यों प्रमोट करा जा रहा है सबसे ज्यादा? बिजली की बचत हो रही है। अरे भैया, जितनी भी ये लिखी है ना, किसी से नुकसान नहीं है। बचत होगी में बिजली की। अब तो पता संपूर्ण भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या है? लगभग सूर्य के प्रकाश के किरणें लगभग लंबवत मिलती हैं। और हमारे यहाँ सर्दियाँ सिर्फ 2 महीने की होती हैं, बाकी सारे टाइम पे गर्मियाँ होती हैं। इस हिसाब से देखा जाएगा तो सोलर जो पैनल लगते हैं उसके लिए सूर्य का प्रकाश हमें लगभग 9 से 10 महीने पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। और यही अगर हम होते कि जहाँ पर सिर्फ 2 महीने सूरज होता, बाकी टाइम पर सर्दियाँ होती, तो क्या हमारे लिए वो था? सुटेबल था सोलर एनर्जी को प्रमोट करना? नहीं था ना। इसीलिए भारत अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जहाँ लगभग क्या है? 9 से 10 महीने सूर्य का प्रकाश आराम से पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पर सोलर के द्वारा बिजली का उत्पादन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अधिक देखा जाए तो कर्क रेखा के दक्षिण में जितने भी क्या बने हैं? राज्य हैं, वहाँ पर आपके सोलर एनर्जी अच्छी तरह से प्रमोट हो सकती है। हाँ, भारत में स्कीम चल रही है, भारत के साथ साथ और भी देशों में चल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे पवन ऊर्जा पे। पवन ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो पवन चले और पवन चक्की को क्या करे? घुमा दे। अब पवन का स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं होती है। ज्योग्राफी में आपको अभी पवनें पढ़ाई गई थी, कितने प्रकार की पवनें थी? जरा मुझे ये बताओ। 3 प्रकार। कौन कौन सी 3? बेटा, यहाँ व्यापारी पवनों का काम ही नहीं है। यहाँ मानसूनी पवनें हैं। भारत मानसूनी पवनों का देश। और मानसूनी पवनों में भी कौन सी पवनें, कितने प्रकार की? 3 बताई थी। स्थायी पवनें कौन सी थी?
सागरी पवने और दिन और रात की पवने, सागरी पवने और तटीय पवने। तो ये वाला क्षेत्र देखो, जहाँ भी पवन चक्की लगेगी, पहली बात खुला मैदान होना चाहिए, दूर दूर तक कोई बिल्डिंग या औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब खुला मैदान होगा तभी तो पवन चक्की स्टेबल कर पाओगे। जब पवन चक्की के लिए बड़ा सा क्षेत्र चाहिए होगा, और जब विंड क्या होगी वहाँ पर रात और दिन चलती हो, पूरा टाइम विंड चलती हो, तो ऐसा क्षेत्र कहाँ है? अधिकतर तटीय क्षेत्र, जहाँ पर विंड आपको दिन में स्थल से, समुद्र से स्थल की ओर, और रात में तो अधिकतर जितने भी पवन ऊर्जा के स्रोत या पवन चक्कियां लगाई गई सारे तटीय क्षेत्रों में। और तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान में भी लगे हैं, पर राजस्थान में सर्वाधिक आपके सोलर पैनल है, विंड पैनल यानी कि विंड ऊर्जा के थोड़ी थोड़ी पवन चक्की लगी हुई है, जहाँ पर आपके राजस्थान राज्य में। उसके साथ आपका गुजरात राज्य में भी क्या है, तमिलनाडु, केरल, ये जितने भी तटीय राज्य हैं, यहाँ सबके क्या लगाई गई है? आपके पवन चक्की लगाई गई है। अगली बात है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है? बताओ, भूतापीय ऊर्जा यहाँ तापीय थी और यहाँ भूतापीय थी। ऐसा भूताप, ऐसा ताप जो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? भू में क्या है? अंदर जमीन। मैं बताया था जमीन के अंदर क्या है? आज बहुत सारी गैस और बहुत गर्म है धरती अंदर से, तो जमीन का वो पार्ट जो क्या होगा? कमजोर होगा। वहां से क्या निकल रहे होंगे? झरने निकलते हैं गर्म भाप के। ऐसा स्थान है? यहाँ नहीं है, हिमाचल में बहुत है। तो भूतापीय ऊर्जा जहाँ पे इनको बोलते हैं आपके गीजर्स। क्या बोलते हैं? गीजर। और ऐसे गीजर क्या होंगे? जब भूमि के अंदर से गर्म गर्म भाप निकलती है, तो आप यहाँ करोगे एक टरबाइन से लगा दो। क्या लगा दोगे? एक पवन टाइप का, और वो क्या करेगा? वो घूमेगा। जब ये भाप से चक्का घूमेगा तो नीचे लगा हुआ टरबाइन क्या करेगा? घूमेगा। अब जब ये टरबाइन घूमेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। चाहे पवन चक्की हो, इसमें भी टरबाइन की जरूरत है, भूतापीय ऊर्जा में भी टरबाइन की जरूरत है, ज्वारीय ऊर्जा में भी टरबाइन की जरूरत है। जबकि आपके सोलर पैनल में कोई भी टरबाइन नहीं लगता है। टरबाइन एक ऐसी युक्ति है, जनरेटर में टरबाइन देखा होगा, क्या करता है? जनरेटर में टरबाइन कैसे घूमता है? जनरेटर में टरबाइन लगा होता है, कहाँ लगा होता है बताओ? कैसे काम करता है? बीच और लास्ट में नहीं, मैं पूछ ही रही हूँ। बेल्ट जब ऐसे ऐसे घुमाते हो तो टरबाइन क्या हो जाता है? टरबाइन स्पीड पकड़ लेता है, और उसमें उसको घुमाने के लिए, एक्टिव रखने के लिए हमें पेट्रोल डालना चाहता है ना? क्या डीजल डालते हैं ना? डीजल डाला जाता है, और वो डीजल ही उसको क्या करता है? घुमाता है। जब वो टरबाइन घूमता है तो जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो वहाँ पर जो टरबाइन घुमाने का काम कर रहा था, यहाँ पर आपकी पवन ऊर्जा में जब ये चक्कर घूमेगा तो ये क्या करेगा? यहाँ पर एक टरबाइन फिट होती है, ये टरबाइन घूमेगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? जनरेट करेगी। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ होगी? आगे एक हाइड्रो पावर प्लांट बना होगा, जहाँ पर ये स्टोर कर दी जाएगी, फिर यहाँ से ये आगे शहर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। सेम भूतापीय ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा जहाँ निकल रही होगी वहाँ पर हमें क्या करना है? यही टरबाइन को फिट करना है। ये टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ज्वारीय ऊर्जा, जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं, यानी कि ये भी क्या आपकी तटीय है। तो गुजरात का कच्छ और गुजरात का खंभात तक ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वाधिक आदर्श दशाएं रखती हैं। जैसे ही यहाँ पर क्या होगा? समुद्र का जल आएगा, स्तर बढ़ेगा, टरबाइन क्या होगा? फिट होगा और वो घूमने लगेगा। टरबाइन कुछ नहीं, पंखे की तरह होता है, अंदर उसमें मोटर फिट होती है। जब पानी आएगा, जिस देखिए अगर पहले होता था पनचक्की क्या होता है? पवन चक्की नहीं, पंचक्की की बात कर रही हूँ। पंचक्की यानी कि जल से चलने वाली चक्की। पन मतलब पानी गिरता है और वो घूमती है, और वो घूमते घूमते चक्की चलती रहती है, आटा पिसता रहता है, उसको कह रहे थे पंचक्की। झरना गिराया और पंखे की तरह डाल दिया, इधर झरना, इधर पानी गिरा तो ये पलट गया, फिर दूसरा पाइप आ गया, तो इधर पानी गिरा फिर ये पलट गया। ऐसे बनती है। कैसे बताऊं? ऐसे समझो, ये गोल है,
एक पंखा ये बनाया, एक पंखा ये बनाया, एक पंखा ये बनाया। यहाँ पर पानी गिरा जोर से, ये घूम गया। जब ये घूमा तो दूसरा पंखा इस सिरे पर आ गया, फिर यहाँ पर पानी बना, ये घूम गया, दूसरा सिरे आया। ऐसे ही क्या होता है, पानी लगातार गिरता रहता है और ये घूमते रहते हैं। जितनी तेज पानी गिरेगा उतनी तेज ये घूमेगा, जितने हल्के पानी गिरेगा उतनी हल्के ये घूमेगा। अब जो आपके जल विद्युत काम करता है वो इसी तो चलता है। ऊपर से हमने क्या गिरा है पानी, नीचे हमने टरबाइन फिट कर रखा है। जैसे ही पानी लगातार गिरता रहेगा टरबाइन घूमती रहती है। जब टरबाइन घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर देती है, जनरेट करती है। आपके ज्वारीय ऊर्जा में भी यही है। इसमें क्या होता है, जहाँ पर ज्वार भाटा की अच्छी पुष्टि बनती है तो जब ज्वार आएगा तो पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा और पानी अंदर आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे नाले में देखते हो ना, एक वो पाइप से डाल देते हैं, रोड के नीचे नाले बनाते हैं, तो एक पानी, तो इधर का पानी इधर कैसे जा रहा है, पाइप की वजह से। अब यहाँ का पानी हम क्या कर रहे हैं, तटीय क्षेत्र में ऐसे गोल टाइप का लगा देंगे, जैसे बंद नाला करते गोल टाइप का पाइप लगा दिया, उसी में टरबाइन कर दिया फिट। अब जब उसमें हमने टरबाइन फिट कर दिया तो समुद्र का पानी जब कहाँ आएगा, अंदर की ओर आएगा, तो वो टरबाइन घूमेगा। ज्वार आया, जब भाटा आएगा तो पानी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो आना और जाना, जब पानी का आना होगा और पानी का जाना होगा तो वो टरबाइन घूमेगा। तो जब ज्वार से जो बिजली उत्पन्न होगी उसको हम कह रहे हैं ज्वारीय विद्युत। भूताप से यानी कि भूमि के अंदर जो ताप, जो गीजर्स वगैरह हैं, इनसे भूतापीय बन रहा है तो आपके भूतापीय ऊर्जा। जो पवन से बन रही है वो पवन ऊर्जा, और जो सोलर से बन रही है वो सोलर ऊर्जा। ये सारी ही ऊर्जा के कौन से हैं, आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और ये आज भी हैं, कल भी और हमेशा रहेंगे। ये आपको भी मिलेंगे और आपके पिताजी कितने भी अय्यास होंगे, उनके आने वाले बच्चे और उनके आने वाले पोता पोती को भी ये चीजें मिलेंगी। पर ये चीजें क्या है, अगर आपके पिताजी अय्यास नहीं कर गए तो आगे आने वाली पीढ़ी को क्लियर हो गया। इसलिए हमने परंपरागत और गैर परंपरागत में और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में बांटा गया। पर्यावरणीय दृष्टि से ये हानिकारक है और ये क्या है, लाभकारी। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के ISA क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपके, गुड़गांव भारत में। हाँ वही गुड़गांव और गुड़गांव दोनों नाम है। 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई है। कोई भी देश है, कोई भी टेक्नोलॉजी लाता है तो 2-3 देश आपस में मिलकर ही कनेक्ट करते हैं। अब जो आपकी सोलर ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा हम कैसे स्थल और जल दोनों में करते हैं। तैरता हुआ सोलर प्लांट और रूफटॉप या फिर फील्ड में। रूफटॉप का मतलब छत, ऐसी एनर्जी जो हम क्या कर रहे हैं, अपने छत पर ही सोलर पैनल लगा रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं रूफटॉप। शहरी में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट रूफटॉप की क्या लाई है, एक योजना लाई है। अब तक किसानों को क्या दे रही थी, खेतों में ही दे रही थी, पर अब आप अपने घर में भी क्या कर सकते हो, सोलर पैनल लगा सकते हो। तो वो रूफटॉप योजना है, शुरुआत करी गई थी वाराणसी से, और वाराणसी सबसे सर्वाधिक रूफटॉप लगाने वाला जिला है। एक बार कंफर्म कर लेना, इसकी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने करी है वो वाराणसी से। 15 ही लोग आए हैं आज, क्यों भाई इतने कम क्यों होते जा रहे हैं? हाँ 5 लड़के हैं, बाकी सब लड़कियां हैं। तुम्हारे कहाँ जा रहे हैं लड़के, हमें पता ही नहीं लगेगा। बहुत लड़के हैं मतलब, ये पैसे चलो अब बात करेंगे, लिखना शुरू करो। ये चीज समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गई। समझ में लिखने की वैसे इसमें से नहीं पूछा जाएगा, ये तुम्हारा पूरा जो टॉपिक था वो तुम्हारा एक इन्वायरमेंट का था। अब जो एक्चुअल में ज्योग्राफी से जो टॉपिक है वो हम बता रहे हैं, वो क्या है, कैगा। कैगा क्या है, कैगा कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद कलपक्कम, काका बारा, काका बारा, तारापुर, रावत भाटा,
ज्योग्राफी का ये है, ये चीज ज्योग्राफी का नहीं थी, सच में ये ज्योग्राफी का नहीं था, ये तुम्हारा एनवायरनमेंट का टॉपिक था। अब मैं यहाँ पर आती, इसलिए मुझे ये चीज बतानी है। जो नाभिकीय संयंत्र है यानी कि NPCL, क्या है ये NPCL? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रावत बाटा जो है किससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? नाभिकीय ऊर्जा से। ताकापारा नाभिकीय ऊर्जा, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा, नरौरा नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा, ये सब क्या है? ये नाभिकीय ऊर्जा के प्लांट हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, क्या है, कहाँ पर है और किससे रिलेटेड है। ऐसे ही टनकपुर, टनकपुर क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट। टनकपुर में जो है बनबसा, उस दिन पूछा था ना मैंने, बनबसा डैम जो है टनकपुर के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड में। हाइड्रो पावर प्लांट किससे कर रहा है? सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट की है। फरक्का परियोजना, ये सब क्या थी? भाखड़ांगल बांध, सब हाइड्रो पावर प्लांट। थर्मल, थर्मल में कौन सा है? कोयला, जो ताप विद्युत से बना रहा है, यानी कि कोयला से क्या कर रहा है? अब कोयला में आपका सिंगरैली, रिहंद, चांद, ऊंचाहार, ये सब क्या है? ये सब तापीय विद्युत ऊर्जा। टांडा, ये सब तापीय विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं। इनके प्लांट्स कहाँ पर हैं? ये है ज्योग्राफी का, ये ज्योग्राफी का नहीं। अब बोलो ये तो लिखाना नहीं है मैंने, ये लिखोगे क्यों हंसाओगे इसको? ये हाँ कह रहे होगे कि मैडम ने ये बताया, जो ज्योग्राफी का था वही बता देती। नहीं मैम, हाँ इसके बाद से किसने कौन सी बुक लिखी? बोलो क्या है? मैम जब बुकें आती थी, सवाल आया था पेपर में कि कौन से लेखक की कौन सी बुकें हैं, बुकें किताबें किसने कौन सी लिखी हैं? बुक्स ये तुम्हारा वो वाले जो नई आती हैं वो कर लेना, ये मेरा टॉपिक नहीं है पढ़ाने का, ये तुम्हारा जो मिसलेनियस में आता है ये सब चीज़ें, ये तो तुम खुद ही याद करोगे, दिवस हो गए खुद याद करोगे, बुक्स खुद ही याद करोगे। करंट अफेयर में देते हैं। करंट अफेयर भी अधिकतर पूछ जाती है, पुरानी बुक से आती है तो हिस्ट्री से पांडे जी क्या लिखी, अष्टाध्याय किसने लिखी, उत्तराभाषा किसने लिखी, इस टाइप में पूछी जाती है। कालिदास ने क्या लिखी है, शकुंतला कौन सी थी, एक था शकुंतला करके है कालिदास की, और बाणभट्ट की कौन सी है, हर्ष किसकी है, हर्षचंद्र किसकी है, घोष ने क्या लिखा है ना, बुद्धचरित्र, ऐसे बुक्स के नाम दे देंगे। और तो ये जो पुरानी बुक्स हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाती हैं, करंट में पूछा जाता है तो कोई अच्छी पर्सनालिटी अभी लिखे तो उसकी बुक से आप कर लेना बस। कृत्रिम क्या चीज होती है? कृत्रिम, कृत्रिम मतलब आप प्राकृतिक, जो प्राकृतिक रूप से नहीं बनी, मानव द्वारा बनाई। एक तुम पैदा हुए, तुम्हारे सर पे बाल थे, टकले नहीं थे, ये प्राकृतिक रूप से तुम्हें दिया गया। ठीक, टकले थे, तुमने एक आदमी को देखा टकला है, पर थोड़ी दिन बाद देखो उसके बाल आ गया, वो अप्राकृतिक है। उसने क्या करा है? पैच लगवाया, नकली बाल लगवाया, समझ गए? प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप में, जिसको हम नैसर्गिक और क्या बोलते हैं, नैसर्गिक और एक पर्यायवाची है। अब सीधे सीधे बस मत करो, रटन तोता की तरह लिस्ट बना लो, ये लिखना चाहो तो अपना लिख लो। ये जो लिखा हुआ है ना, ताप विद्युत जल विद्युत नाभिकीय उद्योग, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो। पहले लिख लो ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा को हम दो पार्ट में बांट रहे हैं, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत को ही ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या गैर नवीनीकरण ऊर्जा, और इसको नवीनीकरण ऊर्जा लिख लिया पूरा तुम? लिखो। ये नवीनीकरण है और ये अनवीनीकरण, अनवीनीकरण या गैर नवीनीकरण। इससे तुम्हारा ईवीएस तुम्हारे पेपर में नहीं पूछा जाता है, तुम्हारे पेपर में ईवीएस नहीं आएगा। ईवीएस का मतलब एनवायरमेंट साइंस नहीं पूछी जाती है, बस उसमें से ये पूछा जाएगा नेशनल पार्क कौन कौन से और वन्य जीव अभ्यारण्य, केंद्र व राज्य वित्तीय संबंध। ठीक है।
बंद कर दे प्लस 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 हो कोई सर आ गया। हाँ आगे। बट ये इसके बाद कुछ लिखा है और ये पहले ये लिखो पूरा कर दिया। तो ये फॉर्म लिखवा दीजिए आप। क्या लिखवाना? फुल फॉर्म किनकी? इनकी फुल फॉर्म भी लिखवा देंगे और स्थापना भी लिखवा देंगे। तुम्हारे पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा। तुम कह रहे हो तो हम लिखवा देंगे। जो तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा रावत भाटा, नरोरा, तारापुर, रावत भाटा, ये सब क्या है? नाटकीय ऊर्जा के संयंत्र हैं। ठीक, उसके बाद मैंने बताया टांडा, टांडा के बाद रिहन, रिहन के बाद कौन सा बताया? सिंगरौली, सिंगरैली और सिंगरैली बताया था ना। कोयला क्षेत्र, जहाँ कोयला क्षेत्र है वहाँ पर ही क्या होगा? तापीय, यानी कि ऊर्जा कैसे बन रही होगी? तापीय ऊर्जा बन रही होगी। तो ये कौन सी होगी? थर्मल पावर फॉर्मुलेशन। दीपा होमवर्क दे हैं? क्या दिया ये? NS हाईवे दिया ना। बस अब यहाँ पर जो लिखा है होमवर्क है तुम्हारा, इससे रिलेटेड तुम ठीक है। चलो ISA के बारे में बता के लाओगे। ISA कब स्थापना तो मैंने यहाँ लिख दी, किसके साथ हुआ, राष्ट्रपति कौन कौन थे या प्रधानमंत्री कौन कौन थे देश के, अब इसके कितने देश सदस्य हैं, और लास्ट में अभी नवीन सदस्य देश कौन सा बना है। ठीक है, और ये इस ऊर्जा का ये जो बनाया है उसका स्लोगन क्या था, टैग लाइन। चलो पॉज